नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन। आज जो है हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ाएंगे। जैसे नेट सेट के पाठ्यक्रम में जो इकाई 10 है, इकाई 10 में मूलदही आत्मकथा पढ़ाना प्रारंभ है। उसके लगभग 7 भाग जो है अपलोड हो चुके हैं वीडियो रूप में इसी चैनल पर। 7 भाग अपलोड हो चुके हैं मूलदही आत्मकथा के। आप जो है हम आज से व्याकरण भी प्रारंभ करेंगे। व्याकरण में आज जो है सबसे पहले संज्ञा टॉपिक प्रारंभ हो जाएगा। यह हम क्यों प्रारंभ कर रहे हैं, यह मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसके पीछे की एक पृष्ठभूमि समझिए। क्योंकि कैसा है, बहुत सारे बच्चे जो है वह बोल रहे थे आप जो है जीडी एसएससी जीडी यानी स्टाफ सिलेक्शन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए लगभग 35 या 40 अंकों के लिए यह हिंदी व्याकरण रखा गया है। 35 या 40 अंकों के लिए रखा गया है। उसमें से जो भी टॉपिक है वही टॉपिक हम पढ़ाएंगे। इसके साथ ही जो यह व्याकरण का भाग है वह एसएससी के लिए, आने प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए, हमारे नेट परीक्षा के लिए, सेट परीक्षा के लिए, इसके साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इन सभी के लिए यह जो है व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है, उपयुक्त है। उसी दृष्टिकोण से हमने इस चैनल पर यह सीरीज चलाई है। इसमें आज हम प्रारंभ करने वाले संज्ञा। यह टॉपिक प्रारंभ करने से पूर्व बताना चाहते हैं कि यह सब कुछ निःशुल्क है। आपका कोई शुल्क नहीं है। आपका शुल्क क्या है? केवल चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और जो भी अभ्यासार्थी है उन तक इस टॉपिक को पहुंचाना, यही आपका मूल्य है। इससे बढ़कर आज तक मूल्य हमने कभी लिया नहीं है। तो प्रारंभ करते हैं यह संज्ञा टॉपिक। अभी संज्ञा क्या होता है व्याकरण में, यह देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अभी संज्ञा यानी क्या? किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मेरा नाम, किसी पेड़, वस्तु या स्थान में क्या है, जैसे आसपास में जो बढ़िया पर्यटन स्थान है उसका नाम। स्थिति क्या है? द्वेष, गुस्सा, प्रेम, करुणा, ऐसे। गुण में क्या होता है? गुण में शांत स्वभाव, ऐसे वो यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखकर बता देते हैं। ये बहुत बड़ा हो गया, 1 मिनट। यहाँ पर देखेंगे। अभी यहाँ पर देखिए, राम ने आम खाया। राम ने आम खाया। इसमें जो है राम ने आम खाया, इसमें 2 संज्ञा शब्द है, राम और आम। यह 2 इसमें संज्ञा शब्द है। तो इस प्रकार जिस वस्तु, व्यक्ति या स्थिति, गुण, इनको दर्शाने वाले शब्दों को ही संज्ञा शब्द कहते हैं। इसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं और हमारी मराठी भाषा में नाम कहते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं इसके। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, गुण अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव होता है। यानी संज्ञा शब्दों के बिना भाषा का बनना असंभव होता है। जैसे देखा जाए तो राज का घर नांदेड़ में है। गंगा हिंदुओं की पवित्र नदी है। उसका बुढ़ापा है। बुढ़ापा ये क्या है? अवस्था है। यह राज क्या है? व्यक्ति का नाम है। गंगा क्या है? हिंदुओं की पवित्र नदी है। यहाँ पर नदी भी संज्ञा है और ये भी, यानी ये जातिवाचक संज्ञा में आती है नदी और गंगा। उसका बुढ़ापा यह अवस्था है। राम ने भोजन किया, यह राम जो है यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अब इस संज्ञा के जो है कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के यहाँ पर 5 भेद होते हैं। कभी कभी परीक्षा में भेद पूछा जाता है, प्रकार पूछा जाता है। ऐसा पूछा जाएगा कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं या प्रकार होते हैं, तो संज्ञा के 5 ही प्रकार होते हैं। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 ही भेद होते हैं। भेद और प्रकार एक ही है, याद रखिए। भेद और प्रकार एक ही है, याद रखिए। कभी भेद न देकर प्रकार पूछा तो बताना आना चाहिए आपको 5 ही है। अब ये 5 प्रकार कौन कौन से हैं? इसमें है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और यह जो है 5 संज्ञा के प्रकार हैं
भेद है। अभी इसकी व्याख्या देखेंगे हम विस्तार से नीचे। एक बार फिर से याद रखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और 5 नंबर का है भाववाचक संज्ञा। अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, इसका हम थोड़ा सा विस्तार देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी नाम से ही पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है। जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति के नाम का पता चलता है, किसी स्थान के नाम का पता चलता है, किसी वस्तु के नाम का पता चलता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। स्थान, नाम, अ, इनको दर्शाने वाले शब्दों को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहते हैं, याद रखिए। अभी इसमें कौन कौन कैसे आ सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ज्ञानदा, प्रज्ञा, कृति, गजल, ये व्यक्तियों के नाम हैं। अभी शहरों के नाम में क्या क्या आ सकता है, जैसे नांदेड़, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। ऐसे अन्य वस्तुओं के नाम में क्या आता है, टेबल, कुर्सी, पेन, मोबाइल, यह सब कुछ आता है। इसके बाद देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। अभी जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, यह भी देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जो संज्ञा शब्दों से हमें किसी प्राणी की जाति का बोध होता है, किसी पदार्थ की जाति का बोध होता है, पता चलता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी इसमें क्या आ सकते हैं, नर, नारी, पर्वत। पर्वत यह पर्वतों की श्रृंखला में आता है। पर्वत यानी अनेक पर्वत होते हैं, तो उसको पर्वत जाति में गिना जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट कहा जाए तो वह जातिवाचक में नहीं आता, ये एक विशिष्ट पर्वत की वह पहचान कराता है। लेकिन पर्वत यह अनेक पर्वतों की जाति बताता है। कुत्ता, हाथी, फल, बकरी, ऐसे ये इसमें आ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा में। उसके बाद क्या है, समूहवाचक संज्ञा। अभी समूहवाचक संज्ञा क्या है, यह भी देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, यानी जो जिस शब्द से किसी समुदाय या समूह का हमें बोध होता है, पता चलता है, उसको हम समूहवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात याद रखिए, समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी समुदाय का, किसी समूह का पता चलता है या बोध होता है, यानी पता चलता है, उसको ही समूहवाचक शब्द या संज्ञा कहते हैं। जैसे टीम, सेना। सेना क्या है, सेना समूह में रहती है, एक सैनिक नहीं रहता, जैसे टीम, जैसे क्रिकेट की टीम है, इसमें सभी खिलाड़ी होते हैं। संघ, जैसे कबड्डी का संघ है, उसमें अनेक जो है खिलाड़ी या अनेक व्यक्ति मिलकर संघ बनता है। अभी कक्षा, कक्षा में अनेक छात्र होते हैं, छात्रों में भी लड़कियां या लड़कों का समूह होता है, और उन सभी समूहों को मिलकर ही कक्षा का रूप धारण करती है। इस प्रकार इसको समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है, याद रखिए। अगला है द्रव्यवाचक संज्ञा। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है। यानी जिस संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है, जिसे हम नाप तोल सकते हैं, यानी जिसे हम नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे गिन नहीं सकते, लेकिन नाप तोल सकते हैं। नाप तोल में क्या है, 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, 1 किलो शक्कर, ऐसा इसको हम नाप तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते 1, 2 के रूप में। जैसे कोई कह सकता है कि हमें 1 पानी दीजिए, ऐसा नहीं कह सकते, तो वो क्या कहेगा, हमें 1 लीटर पानी दीजिए, ऐसा। और गिनने में क्या आता है, मुझे 12 केले दीजिए, मुझे 10 आम दीजिए, मुझे 10 ग्लास दीजिए, ऐसा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता हो जिसे नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आती है, लोहा। कोई कहता है कि आप मुझे 2 लोहा दीजिए, ऐसा कह सकता है कि मुझे 2 किलो लोहा दीजिए। ये सोना, अभी सोने को हम ऐसे गिन सकते क्या, 1 सोना दीजिए, 2 सोना दीजिए, ऐसा कह सकते हैं कि हमें 2 ग्राम सोना दीजिए, 2 ग्राम चांदी दीजिए, 1 किलो चांदी दीजिए। पीतल का, कपड़े का भी वैसे, कपड़े का क्या आता है, मीटर में आता है, कि वह कह सकता है कि हमें 2 मीटर कपड़ा दीजिए, 1 मीटर कपड़ा दीजिए, ऐसा कह सकते। कोई कह सकता है क्या, 1 कपड़ा दीजिए, 2 कपड़ा दीजिए, ऐसा नहीं है। इसके लिए इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा। अभी भाववाचक संज्ञा में क्या आता है,
जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है। अभी भाववाचक संज्ञा, भाव कहाँ पर होते हैं? मन के अंदर होते हैं। जैसे गुस्सा आना, यह एक भाव है। किसी पर करुणा उत्पन्न होना, यह एक भाव है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या व्यक्ति के गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था का बोध होता हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। अभी भाव यानी किस प्रकार है, इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी भाव के अंतर्गत क्या आते हैं? आशा, निराशा, प्रेम, शत्रुता, ग्लानि, शोक, क्रोध, स्वार्थ, यह जो है भाव है। अभी कार्य में क्या आता है? पढ़ना, सिलाई करना, लड़ाई करना, सलाह देना, तारीफ करना। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी एक कार्य कर रहा हूँ। अभी दशा में क्या आता है? दशा में जवानी, बुढ़ापा, भूख, प्यासा, यौवन, यह सब कुछ जो है दशा में आता है। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद जो है वह है सर्वनाम। अभी सर्वनाम क्या है वह भी हम देखेंगे। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अभी संज्ञा यानी आप ऊपर देखा कि किसी वस्तु, प्राणी को, वस्तु के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के नामों को दर्शाने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, कहाँ पर लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम। राम आया है, इसके नीचे का वाक्य क्या हो सकता है? राम ने भोजन किया। इस प्रकार यानी बार बार एक ही शब्द आ जाए वाक्य में, या समझो कोई एक गद्यांश है, कोई एक परिच्छेद है, और वह परिच्छेद किसी एक समझो एक व्यक्ति के, जिसका नाम हम राम कह सकते हैं, तो राम के आधार पर वह एक परिच्छेद दिया हुआ है और बार बार राम शब्द ही रिपीट हो रहा है, बार बार वही शब्द आ रहा है, तो हमें अच्छा लगेगा क्या? वैसे नहीं लग सकता। तो इसीलिए उस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए तो पहले वाक्य में राम आज स्कूल नहीं गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए वह वहाँ पर स्कूल नहीं जा सका। ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा भी कह सकते हैं, राम आज स्कूल नहीं गया, राम की तबीयत खराब थी, राम इसलिए आज स्कूल नहीं गया। तो ऐसा कहने में एक अजब सा लगता है, इसलिए उसके स्थान पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर, यानी नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं? तू, आप, यह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, वह, इसके आदि सर्वनाम भाषा को सुंदर बनाते हैं। यानी ये जो सर्वनाम है भाषा को सुंदर, सहज एवं सरल बनाते हैं और सुविधाजनक बताते हैं, क्योंकि भाषा में एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, यानी एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होने से भाषा की सुंदरता समाप्त हो जाती है। जैसे हर एक वाक्य में, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई एक परिच्छेद है और वो राम के बारे में राम को लेकर है, हर वाक्य में राम शब्द आने से ही उसमें एक उसकी जो सुंदरता है वह समाप्त हो जाती है, उस वाक्य में जो आकर्षितपना है वह समाप्त हो जाता है। इसलिए ऐसे सर्वनामों की आवश्यकता होती है। अभी यहाँ पर हमने बताया है राम ने भोजन किया, राम पढ़ाई कर रहा है, राम अच्छा लड़का है। इसके बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? राम ने भोजन किया, उसने पढ़ाई, वह पढ़ाई कर रहा है, वह अच्छा लड़का है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सर्वनाम के भी भेद है, प्रकार हैं। अभी सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के जो है 6 भेद है, 6 प्रकार है। प्रकार यानी भेद और भेद यानी प्रकार, याद रखिए ये दोनों एक ही होते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है, कभी भेद कभी प्रकार, तो यहाँ पर याद रखिए सर्वनाम के भेद 6 होते हैं। यानी सर्वनाम के भेद एवं प्रकार कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, याद रखिए। प्रथम जो प्रकार है सर्वनाम का वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। यह जो है यह सर्वनाम के भेद एवं प्रकार है, याद रखिए। अभी इसका विस्तार देखते हैं, व्याख्या वो देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम
वे सर्वनाम जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम स्त्री या पुरुष के नाम के बदले प्रयुक्त किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जैसे हमने उपर्युक्त राम का उदाहरण देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अभी पुरुषवाचक सर्वनाम के भी कितने प्रकार हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं। उसमें कौन कौन से प्रकार हैं? जैसे प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है और उत्तम पुरुष को भी कहने वाला कहते हैं, याद रखिए। यानी मैं कह रहा हूँ तो यहाँ पर उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष के रूप में कौन है? मैं हूँ। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष या कहने वाला, यह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 रूपों में से प्रथम रूप है। इसमें कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं? मैं, हम, मेरा, मुझे, हमें, यह शब्द। जैसे मैंने अभी कहा, जैसे मैंने आपको कहा था कि कल पढ़कर आइए। मैं आपको कह रहा हूँ कि वहाँ मत जाइए। हम आपको समझा रहे हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और पढ़ाई कीजिए। इस प्रकार के। मध्यम पुरुष, अभी मध्यम पुरुष कौन है? तो सुनने वाला। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रथम पुरुष हूँ और आप सुन रहे हैं तो आप कौन है? तो आप जो है मध्यम पुरुष हैं। तो सुनने वाले में कौन आते हैं? तू, तुम, आप, तुम्हें, आपको। जैसे मैंने अभी बताया, तुम्हें पता नहीं है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है और तुम यहाँ वहाँ घूम रहे हो पढ़ाई करना छोड़कर, ऐसे। तो अन्य पुरुष को भी क्या? अन्य पुरुष यानी क्या? जैसे मैं जो हूँ किसी अन्य के बारे में आपको बता रहा हूँ, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ, उसको अन्य पुरुष कहते हैं। अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं? वे, वह, ये, हम। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, वक्ता या। अभी प्रथम पुरुष की व्याख्या देखते हैं। प्रथम पुरुष कौन होता है? प्रथम पुरुष को ही उत्तम पुरुष कहा जाता है और प्रथम पुरुष को ही वक्ता या लेखक कहा जाता है, याद रखिए। लेखक जब अपने से संबंधी रखने वाले सर्वनामों का प्रयोग करता है वे प्रथम पुरुष कहलाता है। यानी वक्ता, लेखक जब अपने से संबंधित यानी खुद से संबंधित रखने वाले सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी खुद के प्रति बताते समय वह जो जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, उपयोग करता है, वह प्रथम पुरुष में कहलाता है। जैसे हमने बताया था कि वहाँ मत जाइए, हमारा यह देश है, मैंने बताया था कि एग्ज़ाम नज़दीक है, मेरा यह कर्तव्य है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम पूरा करूं, हमने बताया था आपको वहाँ मत जाइए, मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, हमें यह भी पता है कि एग्ज़ाम कितने दिन बाकी है। तो यह सब कुछ जो है मैं यानी बोलने वाला वक्ता बता रहा है। तो यहाँ पर जो है प्रथम पुरुष कि यह हमारा, मैं, मेरा, हमने, मुझे, हमें, इन सर्वनामों का प्रयोग कहाँ होता है? तो प्रथम पुरुष में होता है, याद रखिए। इसके बाद क्या है? मध्यम पुरुष। अभी मध्यम पुरुष कौन है? तो मध्यम पुरुष यहाँ पर सुनने वाला है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर सुनने वाला या मध्यम पुरुष को रूप में कौन है? तो आप है, छात्र। वक्ता द्वारा श्रोता के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कहा जाए तो अभी यहाँ पर वक्ता कौन है? मैं हूँ। और श्रोता कौन है? आप है, आप छात्र है। तो वहाँ पर आपको जिस शब्दों का प्रयोग, सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। यहाँ पर क्या? तू आज क्लास में क्यों नहीं आया? तुम सुन रहे हो क्या? आप यहाँ कैसे आए? तुम्हें पता है एग्ज़ाम कितने दिन हैं? आपने हमें समझाई नहीं, तुमने हमें समझाने का अवसर दिया ही नहीं। यह ऐसे शब्द जो है मध्यम पुरुष के रूप में इस्तेमाल करते हैं, याद रखिए। अगला क्या है? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जैसे बताया कि किसी अन्य के बारे में। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कोई वक्ता है, लेखक है, वह जो है आपको किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पर जो है ये नामक व्यक्ति है, ये बी नामक व्यक्ति है और यह आप दोनों का संवाद चल रहा है और ये बताते बताते आपको ये सी के बारे में बता रहा है। ये सी यहाँ नहीं लिखेंगे, ये कहीं सी के बारे में बता रहा है, यानी ये इसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ पर अन्य पुरुष कौन हो सकता है? तो वह सी हो सकता है, यानी अन्य पुरुष, यानी तीसरा पुरुष के बारे में ये आपको इस सी के बारे में
बता रहा है। तो यहाँ पर अन्य पुरुष में कौन है? तो सी है। तो देखते हैं व्याख्या किस प्रकार बनती है इसकी। वक्ता या लेखक सुनने या पढ़ने वालों को, पढ़ने वाले के अलावा, यानी वक्ता कौन है? वक्ता या लेखक सुनने वाले के अलावा, सुनने वाले के अलावा यानी कौन सुन रहा है? यहाँ पर बी सुन रहा है, ये कह रहा है इसके अलावा, यानी ये क्या कर रहा है? इसके अलावा किसी अन्य, यानी सी के बारे में बता रहा है। इसके अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का, यानी अन्य सी के बारे में बताते हुए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहा जाए तो वे बहुत सुंदर है, वे आजकल बड़े गुमसुम नज़र आ रहे हैं। इस प्रकार के वाक्यों को वे, वह, उसे, उन्हें आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। इसके बाद क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम में वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी निश्चित, कोई निश्चित वस्तु बता रहा है, कोई निश्चित घटना बता रहा है, कि वह बता रहा है कि वहाँ पर रेल दुर्घटना हुई है, वह एक निश्चित घटना बता रहा है। अभी यह बस जा रही है, वह व्यक्ति बहुत होशियार है, यानी होशियार है वह निश्चित तौर से कह रहा है। यह बस जा रही है, यानी यह निश्चित तौर से यह बस ही है, कोई अन्य मोटर वाहन नहीं है, ऐसे वह कह रहा है, निश्चित तौर से बता रहा है। तो उस जगह पर प्रयुक्त होने वाले या इस्तेमाल होने वाले शब्द, सर्वनाम को ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, याद रखिए। फिर से पढ़ते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित घटना, वस्तु, व्यक्ति या कर्म के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से हैं? यह, वह, वे, ये, यह जो है निश्चित रूप से निश्चित सर्वनाम में आते हैं। अभी अनिश्चित सर्वनाम क्या होता है? जो निश्चित के विपरीत या विरुद्ध ही अनिश्चित सर्वनाम होता है। इसकी भी व्याख्या देखते हैं। अनिश्चित सर्वनाम वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना का बोध नहीं कराते, यानी अनिश्चित में क्या है? जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। अभी इसमें क्या है? कुछ, जैसे वहाँ पर कुछ बकरियाँ चर रही थी, उसमें कुछ का मतलब कितनी संख्या है बताई क्या? नहीं है। निश्चित बताया क्या? नहीं बताया। वहाँ पर कोई लड़के हैं, किसी ने कहा है कि आज बारिश होने वाली है। ऐसे शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। अभी यहाँ पर देखते हैं, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, मतलब कितने हैं? 5 है, 10 है, ऐसा कुछ पता है क्या? कुछ लोग हैं। कुछ का मतलब क्या? एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। बाहर कोई है, यानी बाहर कोई है, बाहर कोई है मतलब कोई इंसान हो सकता है, बिल्ली हो सकती है, कुत्ता हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। रास्ते में कुछ खा लेना, कुछ खा लेगा, यानी रास्ते में कुछ खा लेगा मतलब वो कोई वड़ा पाव खा सकता है या अन्य कोई नाश्ता कर सकता है। यहाँ पर अगला क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है? जो सर्वनाम शब्द प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं, यानी संबंधवाचक में क्या है? जो प्रधान वाक्य है वह प्रधान वाक्य जो है वह आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ता है, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अभी यहाँ पर क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी लाठी भैंस, ये ऐसा हो सकता था क्या? नहीं। तो जिसकी लाठी इस शब्दों से इस वाक्य का, यानी यहाँ पर ये वाक्य इस पर आधारित था। जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। आगे क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अभी प्रश्नवाचक सर्वनाम किस प्रकार के हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न का बोध होता हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन शब्दों से व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के विषय में प्रश्न बोध होता है, प्रश्न पूछने का बोध होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, इस प्रकार ये प्रश्न पूछने वाला बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कब, किसे, कितने, कौन, कहाँ, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हें क्या खाना है, घर की छत पर कौन है, सेब किसने खाया है, तुम्हें क्या हो गया है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में किया जाता है, याद रखिए। उसके बाद क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अभी निजवाचक सर्वनाम में क्या आता है यह भी हम देखेंगे। निजवाचक सर्वनाम जो है वक्ता या लेखक
निज सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है। यानी वक्ता जो है, बोलने वाला या लिखने वाला जो है, वह जिन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है, स्वयं के लिए, स्वयं को बताने के लिए कहता है, उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं स्वयं समय पर गया, इस प्रकार। यानी मैं स्वयं मैं स्वयं समझ गया, हम खुद ही इधर आ गए, इस प्रकार के हम वे ऐसे सर्वनाम उपयुक्त होते हैं। तो यहाँ आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं और बाकी का भाग बाद में देखते हैं। इसके बाद जो भी टॉपिक है आज के भाग में हमने संज्ञा एवं सर्वनाम, यह 2 टॉपिक पढ़े हैं। यह 2 टॉपिक जो है नेट, सेट, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसएससी जीडी तथा जितनी ही प्रतियोगी एग्जाम होते हैं और उस एग्जाम में हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है और उसी के दृष्टिकोण से हमने पढ़े हैं। जैसे अभी जो है नज़दीक पर एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है दिसंबर जनवरी में होने वाला है। उसके हम बाद में पीवाईक्यू क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के ही देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आगे भी पढ़ाना चाहिए या नहीं। आपकी प्रतिक्रिया देखकर ही मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो यहीं पर मैं रुकूंगा और जो भी हमारा नेट का पाठ्यक्रम पढ़ाते थे वही पढ़ाएंगे। तो आज के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।